हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 17 है और आपको मैं बता दूं कि ये हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको हम 25 सेट्स कवर करेंगे और हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in connection with Lahore conspiracy case, consider the following. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो था ना, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वेयर executed in Lahore conspiracy case by British government on 23rd March 1931। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भगत सिंह accompanied by Batukeshwar Dutt threw bomb into the assembly chamber from its public gallery while it was in session, injuring several of its members। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इससे रिलेटेड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड क्या है। तो आपको ही पता है कि जब असेंबली चल रही थी तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने वो जो गैलरी था, जो असेंबली जो कोर्ट था वहां पे जो चल रहा था, उसकी गैलरी से उन लोगों ने बॉम्ब थ्रो किया था। वो बस एक डराने धमकाने के लिए था, उसके अलावा और किसी भी चीज के लिए नहीं था। बट फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। भगत सिंह किल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स। तो ये जो है ना, ये जब लाला लाजपत राय को फांसी लगी थी, लाला लाजपत राय को जब भी चोट लगी थी, सॉरी, तो उस वक्त साइमन गो बैक के टाइम में, तो उसके बाद इन्होंने मारा था। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी हार्म किसी को नहीं पहुंचा था, बट फिर भी इसके लिए उनको सजा मिली थी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय भगत सिंह। यहाँ पे भगत सिंह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो बुक्स के नाम आपको दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा बुक है नॉट रिटन, क्या लिखा गया है और नहीं लिखा गया है। तो ये पहले आप पॉइंट कर लो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बुक नहीं लिखा गया है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट जो है ना, ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही चर्चित बुक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स, ये भी उन्हीं की बुक है। टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, ये तीनों बुक जो है ना, ये भगत सिंह की है। और ये जो प्रिजन डेली है ना, ये जेल डेली में, जेल डायरी नहीं, सॉरी, ये प्रिजन डायरी जो है ना, ये भगत सिंह ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। अब जेल डायरी जो है, ये किसने लिखा था, ये लिखा था भगत सिंह ने, और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और प्रिजन डायरी जो है, ये लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। We have next question, that is question number 3 here. Which of the following legislative measures taken till 1861 regarding women's right and marriage are true? ये 1861 के हिसाब से वुमेन्स राइट और मैरिज के लिए कौन सा लेजिस्लेटिव मेजर्स लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज, डॉटर टू बी ट्रीटेड इक्वल विद सन रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, इक्वल रिमनरेशन टू बोथ मेन एंड वुमेन, और फोर्थ है इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन टू बी इलीगल। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस नीचे क्या क्या दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें से जो आपके राइट आंसर होंगे, ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। और राइट आंसर जो है ना, ये ट्रैफिकिंग वगैरह से रिलेटेड उस वक्त कुछ भी नहीं आया था, और इक्वल रिमनरेशन भी ऐसा कुछ नहीं था। मेन था क्या कि डॉटर और सन को इक्वल समझा जाए, इक्वल राइट्स दिए जाए, इक्वल तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, कोई पार्शलिटी, कोई भेदभाव ना किया जाए। और इंटरकास्ट मैरिज जो है ना, ये परमिशन उन लोगों को दिया जाए, परमिटेड हो गया था। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 and 2। सो वी हैव फोर्थ क्वेश्चन हियर।
Who among the following was founder of Paris Indian Society? पेरिस इंडियन सोसाइटी की जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे मैडम भीखाजी कामत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। एट द डैश सेशन ऑन सितंबर 1920। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 1920 का जो सितंबर का जो सेशन था 1920 का, ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें नन कॉपरेशन मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था। तो ये हुआ था कैलकाटा के टाउन हॉल में। ठीक है, अब इसको लीड किसने किया था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लीड किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। Who presided over the Karachi session of Indian National Congress where the resolution on fundamental rights and national economic policy was passed? इससे पहले भी ना हर एक सेट में मेरा टारगेट रहा है कि मैं आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इससे तो क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस रखती ही रखती हूँ आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आईएनसी से रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वो सारे सेट्स में जाके सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कराची सेशन, और इसमें हुआ क्या था ये भी दिया हुआ है कि रिजोल्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स का और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास किया गया था। बट ये कराची सेशन जो है ना, ये हुआ कभी था ये भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे who presided over the कराची सेशन। ठीक है, तो ये कराची सेशन जो थे ना, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे ये कौन थे? ये थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1931 में इन कराची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। In the tenure of which Governor General an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary laws? ठीक है, तो ये आपका था, ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये हिंदू और मुस्लिम कस्टमरी लॉज को कोडिफाई किया गया था ना, जब एग्जीक्यूट किया गया था ना, तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ये अटेम्प्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम में लिया गया था? तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 हियर। Who among the following gave the safety valve theory of fought Indian Congress? सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था कांग्रेस के लिए? तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और ये जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है इन्होंने दिया किसमें था? ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन्होंने यूज किया था इनके बुक यंग इंडिया में, और 1916 में सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया था। ठीक है, और ये जो था ये जो ब्रेन प्रोडक्ट था किसका? लॉर्ड डफरिन का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये 1916 की बात आई है तो यहाँ पे एक और चीज हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये 1916 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका लखनऊ में, और एसी मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे। और ऐसा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था इसमें? 1916 में क्या हुआ था ना कि गरम दल और नरम दल जो थे ना, ये दोनों आपस में यूनाइट हो गया था। ठीक है, और ये जो है वो डिवाइड कभी हुए थे? ये हुए थे 1907 में। ठीक है, अब ये 1907 वाला सेशन का हुआ था, ये हुआ था सूरत में। तो सूरत वाले सेशन में ना आईएनसी की सूरत ही बदल दी थी क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों में डिवाइड हो गया था। अब ये सूरत सेशन को लीड किसने किया था वो भी हम देख लेते हैं। ये किया था रास बिहारी बोस ने। तो ये सारे के सारे आपको मिल गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। सो इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ते चलिए, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। और क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी ऐसा नहीं रहता है स्टेट पीसीएस या फिर जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए और इसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर करवा रखा है कि कौन सा सेशन किस ईयर में हुआ था,
किसने किसने पार्टिसिपेट करा था, कहाँ हुआ था, वेन्यू क्या था और उसमें क्या निकल के आया था, उस सेशन का जो एम था उसमें क्या एग्जीक्यूट किया गया था, क्या हटाया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी, जो प्रेसिडेंट थे, वो सब कुछ कवर हो चुका है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। So we have question number 9 here. In the name of which among the following Mughal emperor the East India Company struck the first coin? अब यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो फर्स्ट कॉइन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल एम्पायर के नाम पे डाला था। तो ये डाला था फर्रुखसियर के टाइम पे, ठीक है, नाम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो भी देख लेते हैं। इन विच ईयर नेहरू लियाकत पैक्ट वाज साइन? ये नेहरू लियाकत पैक्ट जो है ना वो कभी साइन किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 1950 में साइन किया गया था। अच्छा, ये 1950 में साइन किया गया था और ये जो है ना ये बायलैटरल ट्रीटी था जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तब तक तो इंडिया और पाकिस्तान आजाद हो चुके थे, ये आपको पता है। और ये साइन कभी हुआ था, ये ट्रीटी जो नेहरू लियाकत पैक्ट जो था, ये बायलैटरल ट्रीटी जो था, जो कि 1950 में ये साइन किया गया था। किस डेट को साइन किया गया था? ये किया गया था आपका 8 अप्रैल 1950 को। अच्छा, ये साइन किया गया था 8 अप्रैल 1950 को, लेकिन ये एक्सपायर कर भी कभी कर गया था, ये खत्म कभी कर दिया गया था, इस ट्रीटी को इन कभी कर दिया गया था, ये किया गया था सेम डेट 8 अप्रैल, आप याद रखेंगे 1956 को। 6 साल के बाद इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which among the following organizations was established and by यहाँ पे गलत है थोड़ा, आप देख लेंगे, एंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Which among the following organizations was established by लतिका घोष during the freedom struggle of India? अब ये लतिका घोष ने कौन से एस्टेब्लिशमेंट करी थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन्होंने किया था महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना इन्होंने करी थी। किसने की थी? लतिका घोष ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इन विच ईयर सबमेराइन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप? अब इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ कि ये टेलीग्राफी सिस्टम जो है ये कभी इंडिया में लाया गया था, और टेलीग्राफ सिस्टम, टेलीग्राम सिस्टम और रेलवे सिस्टम, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको पिछले सेट्स में कवर करवा चुकी हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। सो यहाँ पे वी हैव राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1865। इन ईयर 1865 सबमेराइन टेलीग्राफी सिस्टम जो है ना वो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया? ये ब्रदर्स ऑफ इंडिया ग्रुप को किसने फॉर्म किया था? ये फॉर्म किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स द कैबिनेट मिशन प्लान वाज थॉट टू हैव बिकम डिफॉर्म्ड? तो ये जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन सा इवेंट था जब ये कैबिनेट मिशन प्लान को खत्म कर दिया गया था। तो ये एटलीस्ट डिक्लेरेशन जो था ना, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लेमेंट एटलीस्ट द कैबिनेट मिशन प्लान वाज थॉट टू हैव बिकम डिफॉर्म्ड, एटलीस्ट सर्व द पोस्ट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये क्लेमेंट एटली जो थे ये क्या थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। 1945 से 1951 तक इनका जो टेन्योर था, ठीक है, जो इनका ड्यूरेशन था। और फरवरी 20 फरवरी 1947 में एटली ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़ देगा, इंडिया को पूरी तरीके से इंडिया में अपना राज खत्म कर देगा बाय 1948 तक, ठीक है। तो ये 1948 तक ये लोग इंडिया से चले जाएंगे। ऐसा किसने डिक्लेयर किया था? क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया था। कभी डिक्लेयर किया था? तो ये किया था 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हमारा क्या है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में
फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इंडिया का वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको स्टैब्लिश किया गया था काबुल में। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था ये काबुल में स्टैब्लिश किया गया था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार 1915 के टाइम में हुआ था। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि किस टाइम में हुआ था तो 1915 के टाइम में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो राजा महेंद्र प्रताप जो है ना एज अ प्रेसिडेंट थे, मौलाना बरकतुल्लाह जो है ये एज अ प्राइम मिनिस्टर थे और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ठीक है, ये एज अ होम मिनिस्टर थे। तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आप याद रखेंगे। So we have question number 16 here. Consider the following statements about the Indian Council Act of 1909. 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जब भी क्वेश्चन आता है ना हमारे पास सामने फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, तो सबसे पहले तो हमें टिक कर लेना है कि ये करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्योंकि कितनी बार हमसे भी काफी बार गलती होती है क्वेश्चन को बताने के टाइम में या फिर इस वीडियो को शूट करने के टाइम में कि हमने अगर ये ध्यान नहीं दिया ना कि करेक्ट और इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो हम स्टेटमेंट्स और जो भी है वो गलत पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम आंसर भी गलत करते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको सबसे पहले आप ध्यान में रखें। उसके अलावा उसके बाद ही आप सारे स्टेटमेंट्स को नजर में रखें, आंसर कीजिए। तो द एक्ट इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो, गलत कुछ भी रह गया हो या कुछ भी ऐड करना हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइए ताकि मुझे भी मेरी गलती पता चले और मैं नेक्स्ट टाइम से उसके किसी भी वीडियो में उस गलती को ना दोहराऊं और वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा सकूं या फिर कुछ भी ऐसा रह जाता है तो मैं उस पॉइंट को भी ऐड कर सकूं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The act increased the membership of central and state legislatures. ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। For the first time, seats in legislative assemblies were reserved on the basis of religion. ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही। रीजन क्या है ना कि ये फर्स्ट टाइम जो है ना मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया गया था सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में। ठीक है, मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया था। दूसरा क्या किया गया था कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली में वेरिएशन बेसिस पे सीट को रिजर्व किया गया था। कभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर, ये आपको याद रखना है। 1909, 1919, ठीक है, 1935, इससे काफी सारे क्वेश्चन हम इससे पहले के सेट में कवर कर चुके हैं। So here we have right answer is option number 1 and 2 both, that is option number C. Question number 17 है which act of British Parliament took away the exclusive right of company to trade in India? ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 4 एक्ट आपको दिए गए हैं ना सामने में, जो 4 ऑप्शंस हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये राइट जो है ना ले लिया गया था ट्रेड का, कंपनी से ट्रेड का, वो किस एक्ट के थ्रू ले लिया गया था? ये ले लिया गया था चार्टर एक्ट 1813, राइट। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन पिछले वाले वीडियो में दिया हुआ है। वैसे जो भी जितने भी एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हैं और जो भी बिल्स हैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। सो वी हैव सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये तो वही चीजें हैं जो हमने ऊपर देखी है। उसके अलावा देख लेते हैं
अब एक रिवाइंड कंपनी चार्टर है, ये इन्होंने 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के फाउंडर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थे इसके फाउंडर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो इसके फाउंडर थे, ठीक है। और ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था। अच्छा, कौन कौन सा मंथली न्यूज़पेपर था, कौन सा वीकली न्यूज़पेपर था और डेली न्यूज़पेपर था, ये भी आपसे पूरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इससे पहले भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हम कवर कर चुके हैं और एक फुल वीडियो हमने इस पे बनाया है, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड देयर फाउंडर्स, तो वो भी जाके आप देखेंगे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन जो है ना, इसका सक्सेस का मेन रीजन क्या था, इसमें से इस 4 ऑप्शन से आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम सारे के सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला था कि फोकस्ड मेनली ऑन टीचिंग ऑफ उपनिषद एंड वेदास, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, पॉपुलराइज द सेम फॉर आवर ओन मदरलैंड, अ जंक्शन ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज नेसेसरी, ये भी आपका है। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, दो अ रिलीजियस बॉडी नेवर कंसिडर्ड इटसेल्फ एज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। फोर्थ है, वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए ये रामकृष्ण मिशन जो है ना, ये पूरी तरीके से डिवोशनल था, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हम हर एक सेट में 20 क्वेश्चन ही कवर करते हैं और 20 क्वेश्चन आपको एक सेट में नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो 40-50 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कवर कर लेते हैं एक जो सेट है आपका उसमें। ये जो 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है ना, एटलीस्ट इसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चंस तो मॉडर्न हिस्ट्री के कवर हो ही जा रहे हैं। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेट कवर करने के बाद हम एंशिएंट, मेडिवल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट का 500 इम्पोर्टेंट टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, पर पहले हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, तो पहले हम भी उसको ही कवर कर रहे हैं। So we have next question 20. Justice movement was started by. अब इससे पहले हमने 6 से 7 मूवमेंट्स पढ़ रखे हैं। अब हमारा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हमने देख लिया है, वहां भी देख लिया, बहुत सारी मूवमेंट्स हमने देख ली। अब हमारा जस्टिस मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो आपका ऑप्शंस में आपके पास 3 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि जस्टिस मूवमेंट आपका किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शंस में है आपका सी मुदालियार और दूसरा है टीएम नायर। तो ये आपका सी मुदालियार और टीएम नायर जो है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन ही आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज बोथ 1 एंड 2, ए एंड बी। सो ये थे आपके फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन। आज हमने ये 20 क्वेश्चन कवर करे हैं और इस 20 क्वेश्चन के बाद आपके 340 क्वेश्चंस आज के सेट में हमने अभी तक के सेट में कवर कर लिया है। आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। आप किसी भी चैनल से या किसी भी बुक से कहीं से भी जो भी पढ़ते हैं ना, कोशिश कीजिए कि आप रोज का रोज जो भी पढ़ते हैं उसकी शॉर्ट नोट बनाइए और 5 to 7 मिनट के अंदर उसको दिन में 2 बार आकर जरूर रिवाइज करिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेट नंबर 17 इसके अंदर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको कैसे लगे, आपके क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं या फिर कोई कमी हो तो वो भी हमें बताइए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या और ऐड करना चाहिए जो कि जरूरी है। वैसे तो हमने हर एक पॉइंट का ख्याल रखा है, हर एक चीजों का ख्याल रखा है, सारे एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये 340 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर लिए हैं
और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आई थिंक 26 दिसंबर को ही बिहार एसआई का एग्जाम है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। जो भी अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करें, करंट अफेयर्स को रिविजन करें क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट लेक्चर में, सेट नंबर 18 में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।